ये सीधे बेलारूस को इसमें घसीटने का प्रयास है। सीधे तौर पर संघर्ष में और युद्ध की भौगोलिक सीमा को बढ़ाने के लिए, जिससे राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से संघर्ष के समाधान की संभावनाएं और जटिल हो जाए, और आवश्यकता पड़ने पर हम अपने सहयोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौते में निर्धारित सभी उपाय करने के लिए तैयार हैं। रूस आधिकारिक तौर पर युद्ध का नया मोर्चा खोल रहा है और हाइब्रिड लामबंदी घोषित कर रहा है। बेलारूस में आज अचानक यूक्रेन की सीमा के पास तथाकथित लामबंदी अभ्यास शुरू हो गए हैं और राज्य ड्यूमा ऐसा कानून तैयार कर रही है जिससे बेलारूस के लोग रूसी सेना में सेवा कर सकें। कहा जा रहा है कि अगर आप संघ राज्य चाहते थे तो जहां विशेषाधिकार है वहां जिम्मेदारियां भी होती हैं, और अब बेलारूस के लोगों को रूसी सेना में सेवा करनी पड़ेगी। लुकाशेंको ने जनता को चेताया है कि वे जल्द ही लंबे समय के लिए देश छोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि वे पुतिन से मिलने और अन्य यात्राओं पर जा रहे हैं, और ये सब कुछ भागने जैसा लग रहा है क्योंकि कल ही मिन्स्क में बेलारूस और रूस का 13वां क्षेत्रीय मंच होने वाला है, जिसे लुकाशेंको ने कभी नहीं छोड़ा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको से संघर्ष बढ़ाने में मदद की मांग की और उनसे पुराना एहसान चुकाने को कहा, क्योंकि 2020 में उन्होंने उन्हें प्रदर्शन से बचाया था। यूरोपीय संघ के सूत्रों के अनुसार इमैनुअल मैक्रों और व्लादिमीर जेलेंस्की ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको को सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी। मई में इमैनुअल मैक्रों ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको से 1.5 घंटे बात की और उन्हें युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद मॉस्को का दबाव और भी बढ़ गया। इसी बीच पोलैंड ने एक आपातकालीन चेतावनी जारी की इस बारे में कि मॉस्को बेलारूस का इस्तेमाल करते हुए आगे की बढ़त को सही ठहराने के लिए एक मंचित फॉल्स फ्लैग उकसावे की तैयारी कर रहा है। पुतिन खुद भी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और रूसियों को भी इसके लिए तैयार कर रहे हैं। क्रेमलिन अक्टूबर में ही दसियों हजार नए रंग रूटों की तैयारी के लिए नए प्रशिक्षण मैदान तैयार कर रहा है, यानी कि राज्य ड्यूमा के चुनावों के बाद। बेशक पुतिन इसे लामबंदी नहीं कहेंगे, लेकिन खुद नए प्रशिक्षण मैदानों का निर्माण सैनिकों की तेजी से तैयारी के लिए बहुत कुछ कहता है। इसी बीच ओरेनबर्ग के पास एक और हमले के बाद एक प्रमुख गैस प्रसंस्करण संयंत्र में आग लग गई है, जो रूसी संघ की 60% गैस को प्रोसेस करता था। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिये है। आइए इन विषयों पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणी लिखें। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मोबिलाइजेशन से, खुद रूस में हो रही मोबिलाइजेशन से। रूसी अधिकारी सितंबर में होने वाले स्टेट ड्यूमा चुनावों के बाद यूक्रेन में लड़ रही सेना को मजबूत करने के लिए नई मोबिलाइजेशन की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी जानकारी वस्तका और वाजने इस्तोरी ने सैन्य कार्यालयों के सूत्रों और क्रेमलिन व एफएसबी के करीबी लोगों के हवाले से दी है। सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी महीनों से जारी है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसे कभी सीधे मोबिलाइजेशन नहीं कहा जाएगा। अक्टूबर से रूसी सेना तेज प्रशिक्षण के लिए दसियों हजार लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार होगी, उन प्रशिक्षण स्थलों पर जिन्हें अभी अतिरिक्त रूप से बनाया जा रहा है। असल में रक्षा मंत्रालय द्वारा 10-10 लाख के बोनस से मोर्चे पर बुलाए गए कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की संख्या घट रही है। पहली तिमाही में यह घटकर रोज 800 लोगों तक आ गया, और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अब ये मोर्चे के नुकसानों की भरपाई नहीं कर पा रहा। मॉस्को में भर्ती की रफ्तार लगभग आधी हो गई है। अप्रैल में 1708 लोग, मई में 1378 लोग। ये पिछले साल से लगभग 1000 कम है। अब मैं आपको वस्तका प्रकाशन का एक उद्धरण सुनाऊंगा। ऐसा लगता है लोग खत्म हो गए हैं, वस्तका को पहले से लामबंद किए गए एक व्यक्ति ने बताया। उसकी रेजिमेंट सिर्फ 40% ही भरी है, और जो नए सैनिक आ रहे हैं वे लड़ने में सक्षम नहीं हैं। किसी को जेल से लाया जा रहा है, किसी को सड़क से। शब्दशः कहें तो वे सचमुच बेघर लोग हैं। अपराधी जो उम्र और बीमारियों के कारण मुश्किल से खड़ा हो पाता है, शिकायत करता है। और आग में घी ये है कि रूसी जनरल पुतिन को कथित तौर पर यह गारंटी दे रहे हैं कि पर्याप्त जनशक्ति मिलने पर वे चारों यूक्रेनी क्षेत्रों पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेंगे। पुतिन उन्हें संसाधन देने और अगले 2 से 3 साल और लड़ने के लिए तैयार हैं।
फिर भी पुतिन इस लामबंदी को आखिर तक टालने की कोशिश करेंगे और उदाहरण के लिए बेलारूसियों को युद्ध में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और ये सब कुछ ज्यादा इस बात की तरह लगने लगा है कि रूस वास्तव में बेलारूस में एक नया मोर्चा खोलने की योजना बना रहा है। आज बेलारूस में ग्रोज्दो क्षेत्र में तथाकथित लामबंदी अभ्यास शुरू हो गए हैं। सैनिक भर्ती के लिए बुलाए जाने वालों के विवरण की जांच कर रहे हैं। बेलारूसी रक्षा विभाग के मुताबिक अशम्यांस्की जिले की सैन्य भर्ती कार्यालय ने सैन्य सेवा के लिए बाध्य लोगों को उनकी जानकारी की पुष्टि के लिए बुलाया। ये मिलान प्रारंभिक एकत्रीकरण केंद्र में हो रहा है। इससे पहले बताया गया था कि प्रशिक्षण के दौरान सैन्य भर्ती कार्यालयों को पूरा करने के लिए सैन्य सेवा के लिए बाध्य लोगों को सैन्य प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद वे प्रशिक्षण में भाग लेंगे। और अब बुलाए गए सैन्य सेवा के लिए बाध्य लोग अपने सैन्य ज्ञान को बेहतर बनाएंगे, हथियारों और सैन्य तकनीक को सीखेंगे और अधिकारियों से मिलने वाले कार्यों को पूरा करना सीखेंगे। और इसी पृष्ठभूमि में ऐसे संकेत बढ़ते जा रहे हैं कि बेलारूस वास्तव में दूसरा मोर्चा बनने के करीब पहुंच रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल आज लिखता है कि रूसी सेना यूक्रेन में पूरी तरह फंस गई है और व्लादिमीर पुतिन ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको से इस संघर्ष को बढ़ाने में उसकी मदद करने की मांग की है। मॉस्को ने दबाव बढ़ाया है इस उम्मीद में कि वो युद्ध को फैलाने के लिए बेलारूस का फिर से इस्तेमाल कर सके, यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान या नाटो देशों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए। यूरोप और कीव में इसकी जानकारी हो गई और लुकाशेंको को इमैनुअल मैक्रों व व्लादिमीर जेलेंस्की ने सार्वजनिक चेतावनी दी। खुफिया जानकारी के अनुसार हाल ही में रूस ने खास तौर पर यह मांग करना शुरू कर दिया है कि उसे बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल यूक्रेन पर ड्रोन हमले करने और उसके पश्चिमी इलाकों के करीब एक नया मोर्चा खोलने के लिए करने दिया जाए, ताकि यूक्रेन की सेना का ध्यान पूर्वी क्षेत्र की रक्षा से हट सके। साथ ही बेलारूस को पड़ोसी नेटो सदस्य देशों के खिलाफ अभियानों में भी शामिल किया जा सकता है, हालांकि इससे खुला सैन्य टकराव जरूरी नहीं है। ये ऐसे हमले हो सकते हैं जिनका उद्देश्य नाटो की रक्षा क्षमता की जांच करना या यूक्रेन के समर्थन को कमजोर करना हो। जैसे उदाहरण के लिए पिछले साल बेलारूस के क्षेत्र से पोलैंड पर लगभग 20 ड्रोन छोड़े गए थे और अब व्लादिमीर पुतिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको को वित्तीय सहायता बंद करने की धमकी दे रहे हैं, जिस पर बेलारूस की अर्थव्यवस्था हमेशा से बहुत निर्भर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर बातचीत मुख्य रूप से लुकाशेंको और बेलारूस में रूस के राजदूत बोरिस ग्रिज़लोव के बीच हो रही है, लेकिन केवल उन्हीं के बीच नहीं। उदाहरण के लिए एक हफ्ते पहले लावरोव तत्काल मिन्स्क आए थे, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। और यह भी पता चला है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मई में लुकाशेंको को फोन किया था और उनसे करीब 1.5 घंटे तक बात की थी। पेरिस को पता है कि बेलारूस युद्ध में ज्यादा शामिल होना चाहता है। मैक्रों ने यह बताया और लुकाशेंको को चेतावनी दी। मैक्रों के सहायक ने पहले ही इस तरह की कॉल की पुष्टि आधिकारिक रूप से कर दी है, ये बताते हुए कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने उद्धरण के अनुसार उन जोखिमों को रेखांकित किया जिनका बेलारूस को सामना करना पड़ेगा अगर वो रूस की आक्रामक युद्ध में खुद को घसीटने की अनुमति देता है। ज़ेलेंस्की ने भी मई में कहा था कि कीव को इस बारे में रूसी और बेलारूसी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत की विस्तृत जानकारी मिली है। उनके अनुसार ये जानकारी इस बात का संकेत है कि मॉस्को बेलारूस का इस्तेमाल यूक्रेन या बाल्टिक देशों के खिलाफ संभावित सैन्य अभियानों के लिए करने की संभावना पर विचार कर रहा है। पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की ने लुकाशेंको को रूसी रिट्रांसलेटरों को हटाने के लिए 1 हफ्ता दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुसार उद्धरण उन्होंने जोर देकर कहा कि वे खुद को इसमें शामिल नहीं करना चाहते, अन्यथा यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुसार कीव आक्रामक कार्रवाई को समाप्त कर देगा। संपादक ज़ेलेंस्की का अभद्र बयान, जिसमें वे एक संप्रभु देश के क्षेत्र में व्यवस्था बनाने की मांग कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे खुद वहां व्यवस्था बनाएंगे। यहां मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूं ताकि आपसे अनुरोध कर सकूं कि आप इस YouTube चैनल को अपने लाइक, सब्सक्रिप्शन और इस वीडियो के नीचे कमेंट के साथ समर्थन दें। साथ ही मेरे पेट्रियन पर सब्सक्राइब करें, जहां पेची इनसाइड नाम का एक बंद समुदाय है, जहां आपको वे एक्सक्लूसिव विश्लेषण मिलेंगे जो YouTube पर नहीं मिलते। और वहीं पर मैं आपके व्यक्तिगत सवालों के जवाब भी देता हूं और वहां हम सवाल जवाब के फॉर्मेट में अलग से स्ट्रीम भी करते हैं। अगर आप एक बार इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई तरीके और फॉर्मेट दिए गए हैं। मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाएं, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। अब फिर आते हैं कि रूस कैसे बेलारूस को युद्ध में खींच रहा है। इसके अलावा रूस कानूनी आधार तैयार कर रहा है ताकि बेलारूस के नागरिकों को अपनी सशस्त्र सेनाओं में शामिल किया जा सके। रूस कोशिश कर सकता है संघ राज्य की कानूनी संरचना के कारण बेलारूसियों को अपनी सेना में भर्ती करना। इसके निर्माण की संधि के अनुसार रूसियों और बेलारूसियों का नागरिकता का दर्जा एक समान है और सैद्धांतिक रूप से उनके अधिकार भी बराबर हैं। और इसलिए क्रेमलिन इससे भी आगे जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि समान अधिकारों का मतलब समान कर्तव्य भी है, यानी रूस की सशस्त्र सेनाओं में सेवा करना अनिवार्य हो जाएगा। और बेलारूसियों के लिए भी, क्योंकि ये तो एक संयुक्त संघराज्य है, तो इसकी रक्षा भी मिलकर करनी होगी। और अब युद्ध अध्ययन संस्थान के विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि रूसी अधिकारी इस बात पर जोर दे सकते हैं कि बेलारूसी या तो रूसी सेना में सेवा करें या फिर मॉस्को के नियंत्रण वाली संघ राज्य की सैन्य टुकड़ियों में सेवा करें। अगर आप चाहें तो एक अलग सेना जैसा संगठन बनाया जा सकता है, एक अलग संयुक्त बेलारूस सेना बनाई जा सकती है और रूस की, इसे हम संघ राज्य का सैन्य गठन कहेंगे, और बेलारूसी वहीं सेवा करें और अगर जरूरत पड़ी तो रूस के लिए लड़ें। इसमें कानूनी आधार संघ राज्य का एकीकृत कानून ही होगा, मिन्स्क के साथ किसी भी अलग समझौते के बिना। असल में इसका मतलब है कि बेलारूस वास्तव में अधिग्रहित क्षेत्र में बदल सकता है, जहां से रूस युद्ध के लिए मानव संसाधन लेगा। इसके अलावा अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपनी लंबी विदेश यात्रा और रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की घोषणा की है। उन्होंने बेलारूस के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर तुर्चिन के साथ बैठक में घबराहट से बयान दिया। पूरी बैठक लुकाशेंको और तुर्चिन के बीच अधिकारों के हस्तांतरण जैसी लगी और इससे साफ था कि लुकाशेंको बेलारूस में लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे। बेलारूसी तानाशाह ने प्रधानमंत्री को 13वें फोरम की तैयारी करने का आदेश दिया। रूस और बेलारूस के क्षेत्रों का फोरम जो मिन्स्क में हो रहा है, वैसे तो कल से शुरू हो रहा है और चूंकि वे खुद एक लंबी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और यहीं पर सारी बातें जुड़ने लगीं। कल 23 जून को रूसी विदेश मंत्रालय के प्रमुख सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस बेलारूस की रक्षा एक संघ राज्य के रूप में करेगा। हालांकि एक दिन पहले क्रेमलिन में पेस्कोव ने कहा था कि हाँ, बेलारूस खुद भी अपनी रक्षा कर सकता है। और एक हफ्ते पहले सर्गेई लावरोव खुद मिन्स्क आए थे। वहां उन्होंने अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद बेलारूसी तानाशाह ने कहा कि उन्हें बेलारूस को लंबे समय के लिए तुरंत छोड़ना पड़ रहा है। औपचारिक कारण पुतिन से मुलाकात है, लेकिन खुद लुकाशेंको ने यह जोर देकर कहा था कि वो अपने रूसी समकक्ष के साथ लगभग रोजाना संपर्क में रहते हैं, इसलिए पुतिन से मिलने की जल्दी नहीं है। लेकिन लुकाशेंको कहते हैं कि वे बेलारूस लंबे समय के लिए छोड़ेंगे। और अब पोलैंड में यह बयान दिया गया है कि मॉस्को आगे की स्थिति को बढ़ाने के लिए फॉल्स फ्लैग उकसावे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। रूसी नेतृत्व की ओर से आई नई धमकियों पर वार्सो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और क्रेमलिन की कार्रवाइयों की तुलना 1939 में पोलैंड पर हमले के लिए तीसरे राइख की तैयारी से की। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की ने कहा कि क्रेमलिन के हालिया आरोप रूसी विशेष सेवाओं द्वारा अपनी ही रूसी धरती पर ऑपरेशन के लिए सूचना का आधार हैं, ताकि नए हमलों के लिए बहाना मिल सके। आगे सिकोर्स्की का उद्धरण है, ये एक उकसावे की घोषणा जैसा लगता है। मैं रूस की धरती पर फॉल्स फ्लैग हमले की उम्मीद करता हूं, जिनका जवाब पुतिन को देना ही पड़ेगा। मैं याद दिला दूं कि अगस्त 1939 में अवेयर ने ग्लाइविट्स में रेडियो स्टेशन पर कथित पोलिश हमले का नाटक किया था ताकि युद्ध के लिए खुद को बहाना मिल सके। मामला क्या है? यूरोपीय राजनयिकों के लिए चिंता का कारण व्लादिमीर पुतिन का क्रेमलिन में सैन्य विश्वविद्यालय स्नातकों के सामने दिया भाषण बना और वहां पुतिन ने कहा कि अगर यूरोपीय देशों की धरती से रूसी ठिकानों की ओर ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं तो रूस उन देशों पर जवाबी हमला करेगा।
क्रेमलिन प्रमुख ने कहा कि यूरोपीय संघ नेता हमलों की जिम्मेदारी टालकर उसे तकनीकी खराबी या यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली पर डाल रहे हैं। रूस में ड्रोन हमलों को उन्होंने समाज अस्थिर करने की कोशिश कहा। हम देख रहे हैं कि पहले नाटो देश केवल कीव शासन का समर्थन करने तक सीमित थे, जो अवैध सशस्त्र तरीके से और तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आया था। लेकिन अब वे खुले तौर पर ऐसा कर रहे हैं। पश्चिम में वे कह रहे हैं कि वे हमारे साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और अपने सैन्य आक्रामक बजट बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ ऐसे खर्चों और अपने देशों के कट्टर सैन्यीकरण को सही ठहराने के लिए नाटो देशों और यूरोपीय संघ के नेता पहले की तरह झूठे बयान देते हैं कि रूस से कथित सैन्य खतरा है। इस तथाकथित लोकतांत्रिक पश्चिम की कार्यप्रणाली बहुत ही सरल है। सबसे पहले वे हमारे देश के लिए खतरे पैदा करते हैं, हमें आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं और फिर तुरंत हमें हर तरह के पापों का दोषी ठहरा देते हैं। वे रूस के खिलाफ अपनी आक्रामक नीति व कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए यही तर्क देते हैं। ये सब हमें अच्छी तरह से पता है, हम इससे भली भांति परिचित हैं। यहाँ तक कि 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर विश्वासघाती हमले के बाद भी, हाँ, विश्वासघाती हमला, पश्चिम हिटलर की जर्मनी ने सोवियत संघ और स्टालिन पर, आज जिसे हम सामूहिक पश्चिम कहते हैं, उसके खिलाफ आक्रामकता का आरोप लगाने की कोशिश की। हैरानी है कि आज भी ये बात कुछ अर्धवैज्ञानिक हलकों में चर्चा में है। मैं कहना चाहता हूँ, रूस हमेशा सभी के लिए समान और अविभाज्य सुरक्षा का समर्थन करता है। हम मानते हैं कि ये केवल तभी संभव है जब एक बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रणाली बनाई जाए और हर देश की सैन्य सुरक्षा को विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही हम किसी भी बाहरी या आंतरिक खतरे का तुरंत और उचित जवाब देने के लिए तैयार हैं। और पुतिन के इस बयान से पहले मई में रूस की विदेशी खुफिया सेवा ने यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं पर आरोप लगाया था कि वे सीधे लातविया के 5 सैन्य ठिकानों से ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी कहा कि नेटो सदस्यता रीगा की रक्षा नहीं करेगी। और अंत में पुतिन ने कल कहा कि यूरोप एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है और कथित तौर पर यूरोप कुछ तरह के खतरे पैदा कर रहा है खुद रूस के लिए, रूस के ही क्षेत्र में, जिनका जवाब रूस को मजबूरन देना पड़ेगा। यूरोप किस चीज के लिए और कैसे तैयारी कर रहा है, इस विषय पर एक बड़ा विश्लेषणात्मक एपिसोड आज सुबह ही इसी YouTube चैनल पर आया है, इसलिए जरूर जाएं और देखें। वो काफी विस्तृत है और उससे ये साफ और समझ में आ जाएगा कि असल में क्या हो रहा है। और अंत में मैं एक और खबर जोड़ूंगा जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। 24 जून की रात यूक्रेनी ड्रोन ने ओरेनबुर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट और रूस के एकमात्र हीलियम प्लांट पर हमला किया। यूक्रेन के विशेष अभियान बलों का मिशन रूसी संघ के क्षेत्र में भूमिगत विद्रोही आंदोलन चोरनाया इस्क्रा के साथ मिलकर चलाया गया। ये कारखाने लड़ाई की अग्रिम पंक्ति से 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर स्थित है। ओरेनबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट और ओरेनबर्ग हीलियम प्लांट मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। गैस प्रोसेसिंग प्लांट शुद्ध प्राकृतिक गैस और सल्फर निकालता है, जिसमें से सल्फर का इस्तेमाल विस्फोटक और बारूद बनाने में भी किया जाता है। और ओरेनबुर्ग हीलियम प्लांट शुद्ध सल्फर रहित गैस को निकालता है और गहरे ठंडे करने की प्रक्रिया से उसमें से सबसे कीमती तत्व निकालता है, और ये सिर्फ 2 हैं। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है जिसका उपयोग तरल ईंधन इंजनों, रॉकेटों और मार्गदर्शन प्रणालियों में होता है। एथेन, जो विशेष प्लास्टिक के संश्लेषण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का एक प्रमुख घटक है। इन्हीं प्लास्टिकों का उपयोग हथियार बनाने में भी होता है। तो ओरेनबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट दुनिया के सबसे बड़े गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में से एक है, जिसे 1974 में चालू किया गया था। उस समय पश्चिम ने दुर्भाग्य से जंगली रूसियों को ऐसा विशालकाय संयंत्र बनाने में मदद की थी। ये दस्तावेजों में दर्ज है कि वास्तव में पश्चिम ने ही ये प्लान बनाया था और सारी तकनीक रूसियों को दी थी।
इस संयंत्र की क्षमता 45 अरब घन मीटर गैस प्रति वर्ष है। इस प्लांट पर रूस में गैसप्रोम द्वारा प्रोसेस की जाने वाली 60% गैस आती है, जो इसे एक बड़ा और अहम टारगेट बनाता है और आज इसे भी निशाना बनाया गया। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें उन्हीं पार्टिजानों की भागीदारी थी जो रूस की सरजमीन पर मौजूद हैं और व्लादिमीर पुतिन के शासन के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहे हैं। अब पुतिन के पास हालात भड़काने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और इस जंग को वो सिर्फ एक नया मोर्चा खोलकर ही बढ़ा सकता है। अब साफ है कि व्लादिमीर पुतिन फिर बेलारूस को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये साफ है कि वो सिर्फ बेलारूस की जमीन ही नहीं बल्कि वहां के नागरिकों का भी रूस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिन्हें संघ राज्य पर सहमति के कारण अब रूस के लिए लड़ने को मजबूर किया जाएगा। यहां मैं बात को विराम देता हूं। आपकी राय और आपके निष्कर्ष क्या है, इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। कृपया इस वीडियो के विवरण में जाएं, वहां आपको इस YouTube चैनल के काम को एक बार के लिए सपोर्ट करने के तरीके की लिंक मिलेंगी और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे पेट्रियन पर भी सब्सक्राइब करें। ये पिची इनसाइट एक बंद समुदाय है जहां हम YouTube पर ना आने वाले विषयों पर चर्चा करते हैं और मैं आपके निजी सवालों के जवाब देता हूं। हम सवाल जवाब फॉर्मेट में बंद स्ट्रीम भी करेंगे। आगे बने, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपना कमेंट जरूर लिखें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।